कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां रिया अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती थी। रिया का घर साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। गांव में लोग उसकी मेहनत और लगन की सराहना करते थे। उसके पिता, जो एक किसान थे, ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की भलाई के लिए काम किया था। रिया की माँ, जो घर संभालती थी, हमेशा रिया को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करती। उन्होंने रिया को अच्छे अंक लाने और बड़े सपने देखने की सलाह दी। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। रिया ने अपने जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को गंभीरता से लिया। स्कूल में उसकी पढ़ाई उत्कृष्ट थी और शिक्षकों ने उसकी सराहना की थी। उसने कड़ी मेहनत की और हमेशा पहले स्थान पर आती रही। उसकी मेहनत और लगन ने उसे उस समय की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा बना दिया था। उसे छोटे छोटे पुरस्कार भी मिलते थे जो उसकी मेहनत की गवाह थे। जब रिया को कोटा के एक प्रमुख कोचिंग संस्थान में प्रवेश मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि उसकी मेहनत और संघर्ष का फल मिल रहा है। घर छोड़ते समय उसकी माँ ने उसे ढेर सारे आशीर्वाद और सलाह दी। बेटा, वहाँ ध्यान रखना, बड़े शहरों में बहुत कुछ होता है, सावधान रहना। रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन उसके दिल में भी एक हल्की सी घबराहट थी जो वह छिपा नहीं पाई। कोटा पहुँचने पर रिया ने गांव की सादगी और यहाँ की व्यस्तता में अंतर महसूस किया। शहर की सड़कों पर छात्रों की भीड़ थी और हर दिशा में कोचिंग सेंटर्स थे। वह वहाँ की भागदौड़ और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल से थोड़ा घबराई हुई थी। सब कुछ इतना तेज था कि उसे अपने गांव की शांति और सादगी की याद आने लगी। उसने सोचा कि यह नया माहौल कुछ समय के लिए अजीब लगेगा, लेकिन उसे इसमें जल्दी ही ढल जाना चाहिए। कोटा के व्यस्त बाजार में घूमते हुए रिया ने आखिरकार शांति निवास नामक हॉस्टल में प्रवेश किया। हॉस्टल का नाम शांति का संकेत था, लेकिन उसका माहौल कुछ और ही था। हॉस्टल का वास्तु पुराना था और आंगन में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ अपनी उम्र और आकार के कारण अजीब सा लगता था। इसके नीचे हमेशा एक अजीब सी ठंडक और शांति का माहौल रहता था जो रिया को असहज महसूस कराता था। हॉस्टल के अंदर कदम रखते ही रिया को पुराने वाटर पाइप्स की आवाजें और दीवारों से रिश्ती सीलन का एहसास हुआ। कमरों में कम रोशनी थी और खिड़कियां छोटी और धुंधली थी। यह सब कुछ रिया को थोड़ा डरा सा रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसकी मनोस्थिति का परिणाम है। पहली रात को जब रिया अपने कमरे में गई तो उसने महसूस किया कि वहाँ कुछ अजीब सा है। उसकी आंखों के कोने में हल्की सी छायाएं नजर आ रही थी और कभी कभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे को झकझोर देता था। रिया ने सोचा कि यह सब उसकी नर्वसनेस और नए माहौल के कारण हो रहा है। उसने खुद को आश्वस्त किया और पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रिया ने हॉस्टल के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। उसने हॉस्टल की सफाई कर्मी कमला आंटी से बातचीत की। कमला आंटी ने रिया को हॉस्टल और खासकर बरगद के पेड़ के बारे में कुछ अजीब और भयानक बातें बताईं। कमला आंटी ने बताया कि यह पेड़ एक बार गांव की गर्भवती महिला लक्ष्मी के साथ हुए एक विभत्स अपराध का गवाह रहा है। लक्ष्मी गांव के जमींदार से न्याय मांगने आई थी क्योंकि वह एक बच्चे की मां बनने वाली थी। जमींदार ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसकी हत्या कर दी। लक्ष्मी का शव इस पेड़ के नीचे फेंक दिया गया और यहीं से उसके आत्मा ने इस पेड़ में घर बना लिया। समय के साथ लक्ष्मी की आत्मा एक दानवी शक्ति में बदल गई। कमला आंटी ने कहा, बेटा, वो पेड़ अपशकुनी है, वहाँ कोई भी नहीं जाता। जो भी वहाँ जाता है उसकी जिंदगी में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। रिया को कमला आंटी की बातें सुनकर एक अजीब डर महसूस हुआ। उसने सोचा कि ये सब बस पुरानी कहानियां हैं और उसने पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश की। लेकिन उस रात रिया को एक बार फिर वही डरावने सपने आए। उसने देखा कि वह बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी है और पेड़ की शाखाएं उसके चारों ओर घेर रही हैं। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक पेड़ की जड़ों से एक काली छाया निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। रिया ने घबराकर आंखें खोली और पाया कि वह अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ पड़ी थी। अब तक रिया को अजीब अजीब अनुभव होने लगे थे। उसके कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगी थी और कभी कभी उसके कमरे में रहस्यमय आवाजें सुनाई देती थी। उसका दिल और दिमाग हमेशा बेचैन रहते।
रिया ने साक्षी और नेहा को इन अनुभवों के बारे में बताया, लेकिन वे इसे पढ़ाई के तनाव का परिणाम मानते थे। एक रात जब रिया अकेली थी, उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर हिल रहा है। उसने देखा कि बिस्तर वैसे ही था, लेकिन उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा कि यह उसकी मानसिक स्थिति का प्रभाव है, लेकिन हर रात उसके डर का एहसास गहराता जा रहा था। रिया को ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ लदा हुआ है और वह खुद को संभाल नहीं पा रही है। जब रिया की स्थिति और भी खराब हो गई, तो उसके दोस्तों ने उसे लेकर हॉस्टल की वार्डन से संपर्क किया। वार्डन ने पहले कुछ स्थानीय विशेषज्ञों और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन उनकी विधियां भी असफल रहीं। रिया का व्यवहार अजीब और हिंसक हो गया था। उसके शरीर पर अजीब निशान थे और उसकी आंखें लाल और चमकदार हो गई थी। उसने अजीब अजीब भाषा में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। वार्डन ने स्थानीय रीति रिवाजों और सलाह के अनुसार महागुरु से संपर्क करने का निर्णय लिया। रिया की स्थिति को देखते हुए महागुरु ने त्वरित एग्जॉर्सिज्म की आवश्यकता समझी। हॉस्टल में एक नकारात्मक वातावरण बन चुका था और वहां के छात्र डर के मारे यहां से चले जाने लगे थे। महागुरु के पास ले जाने के लिए रिया की स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। यात्रा कठिन थी क्योंकि रिया की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। महागुरु ने महंत बालाजी में एक शक्तिशाली एग्जॉर्सिज्म की तैयारी शुरू की। उन्होंने विशेष सामग्री, मंत्र और सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की। महागुरु ने रिया के साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से अनुष्ठान की तैयारी की। उन्होंने रिया के कमरे को चारों ओर से सुरक्षित किया और एक विशेष मंत्र जाप शुरू किया। महागुरु की उपस्थिति और उनके मंत्रों ने रिया के चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा का आवरण बना दिया। एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और दर्दनाक थी। दानवी शक्ति ने रिया के शरीर में अंतिम बार संघर्ष किया। रिया की मानसिक और शारीरिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। महागुरु ने अपनी पूरी शक्ति और ध्यान लगाकर दानवी शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश की। अनुष्ठान के दौरान दानवी शक्ति ने रिया के शरीर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। रिया की स्थिति लगातार खराब हो रही थी और वह दर्द और पीड़ा में थी। महागुरु ने मंत्रों और विशेष पूजा विधियों का उपयोग करके दानवी शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश की। एग्जॉर्सिज्म के बाद रिया की स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आया, लेकिन वह अनुभव उसके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गया। हॉस्टल का माहौल अब भी तनावपूर्ण था और कई छात्रों ने वहां से चले जाने का निर्णय लिया। रिया ने अपने घर लौटने का निर्णय लिया। उसकी माँ और परिवार ने उसकी वापसी पर खुशी जताई, लेकिन रिया का मन हमेशा उस भयानक अनुभव के बारे में सोचता रहता था। उसने घर लौटने के बाद अपने अनुभवों को साझा किया और एक नई शुरुआत की। हॉस्टल ने उस घटना से उबरने की कोशिश की, लेकिन बरगद का पेड़ अभी भी खड़ा था और अजीब घटनाएं कभी कभी होती रहती थीं। कई छात्र अब भी वहां रहना नहीं चाहते थे और हॉस्टल की प्रसिद्धि भूतिया कहानियों से जुड़ी हुई थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अंधविश्वास और अनसुलझे रहस्यों से जुड़े स्थानों पर ध्यान रखना आवश्यक है। कभी कभी हमारी भयानक कल्पनाएं और डर वास्तविकता से परे होती हैं, लेकिन हमें इनसे सावधान रहना चाहिए और अपने मनोबल और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। साथ ही हमें किसी भी संकट में ठोस और सच्ची सहायता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में सहयोग और विश्वास ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। कोटा की रौनक और भागदौड़ को देखते हुए रिया ने महसूस किया कि यहाँ जीवन एक अलग ही तरीके से चलता है। शहर में आने के बाद रिया ने कोचिंग सेंटर्स की भीड़-भाड़, छात्रों की हड़बड़ी और प्रतियोगिता का माहौल देखा। यह सब उसके गांव की शांतिपूर्ण जीवन शैली से पूरी तरह अलग था। रिया ने समझा कि यहाँ सफलता की राह पर चलने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और धैर्य भी आवश्यक है। कोटा में रहते हुए रिया को बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। वह जानती थी कि अब उसे अकेले ही अपने सपनों को पूरा करना होगा। उसने अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया और अपने सपनों को साकार करने की ठानी। शांति निवास हॉस्टल में आने के बाद रिया ने महसूस किया कि उसका हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। हॉस्टल का पुराना वातावरण और बरगद का पेड़ उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल रहे थे। रिया ने महसूस किया कि यह पेड़ कुछ खास नहीं था, बल्कि इसके नीचे छिपे अतीत के काले रहस्यों ने इसे भयानक बना दिया था। रात के अंधेरों में जब वह अकेले रहती, तो उसे अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी वह महसूस करती थी कि जैसे किसी की निगाहें उसके ऊपर हैं। उसने इन सबको अपनी कल्पना का परिणाम मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
कमला आंटी की कहानी ने रिया के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। लक्ष्मी की हत्या और उसकी आत्मा के पेड़ में बस जाने की कहानी ने रिया को डरा दिया। उसने सोचा कि यह सब बस एक पुरानी कहानी है, लेकिन उसकी रात की नींद और शांति को छीनने वाली घटनाएं उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। रिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई थी और वह अक्सर अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। रिया की स्थिति देखकर उसके दोस्तों ने हॉस्टल की वार्डन से संपर्क किया। वार्डन ने स्थानीय चिकित्सकों और विशेषज्ञों से मदद मांगी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। महागुरु के पास ले जाने के लिए रिया की स्थिति को देखते हुए यात्रा एक कठिन निर्णय था। महागुरु ने अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान का उपयोग करके रिया की मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने एग्जॉर्सिज्म के लिए विशेष सामग्री और विधियों की तैयारी की। एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया कठिन और दर्दनाक थी। दानवी शक्ति ने रिया के शरीर में संघर्ष किया और महागुरु ने पूरी शक्ति लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। अनुष्ठान के दौरान रिया की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन महागुरु ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश की। एग्जॉर्सिज्म के बाद रिया की शारीरिक और मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आया, लेकिन उसकी यादों में वह भयावह अनुभव हमेशा बसा रहा। हॉस्टल में अभी भी अजीब घटनाएं होती रहती थी और कई छात्र अब भी वहां से भाग चुके थे। हॉस्टल का माहौल अब भी तनावपूर्ण था। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था और उसके आसपास की घटनाएं छात्रों के मन में भय का कारण बनी रहती थी। हॉस्टल की प्रसिद्धि अब भूतिया कहानियों से जुड़ी हुई थी और यह स्थान अब एक रहस्यमय स्थान बन चुका था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अंधविश्वास और अनसुलझे रहस्यों से जुड़े स्थानों पर ध्यान रखना आवश्यक है। कभी कभी हमारी भयानक कल्पनाएं और डर वास्तविकता से परे होती हैं, लेकिन हमें इनसे सावधान रहना चाहिए और अपने मनोबल और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। साथ ही हमें किसी भी संकट में ठोस और सच्ची सहायता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में सहयोग और विश्वास ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बनें। इसमें शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें
हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।